हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो इतने घंटे क्लाउड पढ़ने के बाद अब फाइनली कोई सब्जेक्ट पढ़ने की बारी है। सो वी आर व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे इज कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन सुनने में तो काफी फैसिनेटिंग सा टर्म लगता है कि हमने जिसका नाम फर्स्ट ईयर से हम सुनते आ रहे कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, अब उसे डिजाइन करने को मिलेगा। पर किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि उसका उसके उसके पीछे उसकी थ्योरी क्या है, कि उसने उसका स्क्रैच से उसे बिल्ड करने से पहले जो भी उसके कंपोनेंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी कार बनाने से पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से कार्स के, जैसे इंजन में भी बाइफरकेशंस होते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो कंपाइलर इज लाइक कोई गाड़ी का इंजन, जिससे पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस इंजन में, उस गाड़ी में जो भी टूल्स कौन कौन से हैं, उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट उसके क्या क्या है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा लंबा ना खींचे इस सेशन को। बेसिक जो काम की चीजें हैं वो बताए, और क्योंकि हमारा कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे सी एस बी एस के, मैं सी एस बी एस को टारगेट करता हूँ, तो हमारे सी एस बी एस के ऑडियंस को क्या चाहिए। सी एस बी एस में लेक्स फ्लेक्स जैसा ये जो सिलेबस है, सी एस बी एस में हमें लेक्स फ्लेक्स एक्स्ट्रा पढ़ना है। और हाँ, ये लास्ट में कुछ एडवांस टॉपिक्स है, ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जो कि ना कहीं पर भी नहीं है, मतलब बेसिक सी एस में तो नहीं पढ़ाना है। ये एकदम अलग चीज़ है जो सी एस बी एस को पढ़नी है। बाकी सब चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, जो बाकी सब में पढ़ना होता है। तो हमारे लिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। बेसिकली हमें वो सब भी चीज़ें भी पढ़नी है जो बाकी लोग पढ़ते हैं, साथ में हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है। लेक्स फ्लेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेंगे, और फिर सारे एडवांस टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा यूनिट वन, मैं बोलूंगा यूनिट वन नहीं कर कर, आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कंपाइलर डिजाइन जो है, कंपाइलर बेसिकली किन स्टेजेस, उनके फेजेस क्या है, फेजेस ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलर डिजाइन के फेजेस क्या है बेसिकली, वो आपको समझाऊंगा और सब चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी, ये क्लास उनके लिए है जो जिनको थॉट में जाना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके थॉट्स में जाना पड़ता है। उसके आपके दिमाग में आपके थॉट्स चलने चाहिए। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें कि आप उसके थॉट्स को समझेंगे कि कंपाइलर डिजाइन एकदम डेप्थ में क्या होता है। उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर से हम क्या करेंगे, सेकंड लेक्चर से हम डेडिकेटेड फर्स्ट मिनट के लिए फर्स्ट जो थ्योरेटिकल चीजें होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें को भाई कोई भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट थ्योरेटिकल चीजें हम सब कर सकते हैं, बट जो इसका फील है सब्जेक्ट का, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही हम करने वाले हैं इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो कंपाइलर डिजाइन हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कि कंपाइलर डिजाइन जो हम पढ़ रहे हैं, वो उसमें कौन कंपाइलर क्या है। कंपाइलर बेसिकली फेजेस जो होते हैं कंपाइलर के, आप समझो एक कंपाइलर एक इंजन होता है, तो उस इंजन में और क्या है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो मैं सब चीजें करके लाया हूँ। ओके, राइट, आई नीड अ ब्लैंक पेज। यस। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास सबसे पहले एक सी लैंग्वेज का कोड होता है। जो हम करते हैं, हमारे पास एक सी का कोड है। कोई भी कोड हमने किया, ये कोड सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होता है इसका। प्री प्रोसेसिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज एक फ्लो। उसके बाद मैं कंपाइलर पे आऊंगा। जैसे हमने एक कोड लिखा, सी का, आप सब लिखते हैं यहाँ पर हैश टैग, हैज इंक्लूड, आईओस्ट्रीम डॉट एच, स्टूडियो डॉट, जो भी लिखते हैं। तो ये जो हैश में आप जो भी कोड लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ये बेसिकली इसका टास्क होता है कि जो भी लाइब्रेरी फाइल्स है, या इस फाइल्स में जो भी डेडिकेटेड चीज हमने यूज किया है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो हमारी सी फाइल में जो भी डेडिकेटेड चीज है, उसको लाइब्रेरी से सारी डिपेंडेंसीज को इस फाइल में इंपोर्ट करना, बेसिक मतलब यही होता है। सो जो भी हमने सी का कोड लिखा, ये हमारा सी का कोड। अब सबसे फर्स्ट स्टेज होता है इसका प्री प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या जो भी प्री प्रोसेसर के कोड लिखे थे, उसको आप इंक्लूड करो। नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा, प्री प्रोसेसर के बाद होता है कंपाइलेशन। कंपाइलर के पास जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कि ये जो पूरा फाइल है इसको हम रन करते हैं या कंपाइल करते हैं। जो सी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इन सब चीज़ों में हम कंपाइल करते हैं। इंटरप्रेटर अलग चीज़ है, इंटरप्रेटर अभी पाइथन में होता है, पर सी में हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, तो ये जो सी का जो हमने लैंग्वेज लिखा है, ये होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है, ये भी हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज ही देता है, पर ये
हाई लेवल लैंग्वेज जो प्री प्रोसेसर देता है वो सारे डिपेंडेंसीज उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। कंपाइलेशन होने के बाद हमारा आता है कंपाइलेशन से असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज। सो वेट, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसका डायग्राम शो करता हूँ। ओके, सो मैंने एक डायग्राम इंपोर्ट किया है, जो मैंने आपको समझाया सेम चीज़ यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन है। जैसा मैंने आपको बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास था, फिर प्री प्रोसेसिंग हुई उसकी, हमारे पास एक कोड रखा हुआ था, सी का कोड। अब उसमें जो भी हैश की जो भी हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी थे, वो उसमें सब चीज़ लाइब्रेरी फाइल्स इंपोर्ट हुई। उसके बाद एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज किसके पास गया? कंपाइलर के पास गया। दैट विल बी क्लियर, कंपाइलर के पास गया। अब कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद उसको जो कंपाइलर ने प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं ALL, असेंबली लेवल लैंग्वेज। दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लेवल लैंग्वेज कहाँ जाता है? असेंबलर के पास जाता है, असेंबली होने के लिए जाता है, असेंबली यूनिट के पास जाता है। और असेंबली यूनिट पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलते हैं असेंबलर। ओके, सो असेंबली होने के बाद वो जाता है मल्टीपल रीएलोकेटेड कोड, नाम होता है MLL, मल्टीपल रीएलोकेटेड कोड। रीएलोकेटेड कोड बनता है, उसके बाद वो लिंकर के पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। और लिंकर के पास जाने के बाद जो कोड बनता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड या रीलोकेटेड कोड। उसके बाद जाता है लोडर के पास, लोडर के पास जाने के बाद बनता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये काफी कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए तो मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी बताता हूँ इसको याद करने का तरीका। क्या है इसको, बेसिकली क्या हो रहा है? तो हमने प्री प्रोसेसिंग की, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद ये पूरे कोड हमारे पास लिखे हुए थे, लेट सपोज कोई भी कोड हो सकता है ये। फिर इसकी कंपाइलेशन हुई, अगर इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, यानी कि सब कुछ सही है इसमें, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। देन असेंबलर के पास जाता है, असेंबलर के पास इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस जाएंगे कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस, ये पूरे कोड के मेन इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो जाएंगे असेंबलर के पास। अब ये जो असेंबलर के पास जो कोड आया, अब इस कोड में जो भी नेसेसरी फाइल्स थी, लाइक जो भी डिपेंडेंसीज इन्वॉल्व थी, लाइक कोई रजिस्टर का एड्रेस होगा, कोई मेमोरी एड्रेस होगा, जिस जो भी चाहिए इस कोड को नीडेड है, वो चीजें लाने का काम होता है लिंकर का। लिंकर है ना, लिंकर का काम होता है सारी की सारी चीजें, सारे के सारे डिपेंडेंसीज को लाओ। तो सारी के सारी डिपेंडेंसीज को लाता है लिंकर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर बेसिकली जो भी चीजें हैं वो प्रेजेंट है उसको लाता है, और लिंकर उनको लिंक करता है फाइल्स के साथ। कंपाइलेशन हो गई, फाइल कंपाइलेशन होने के बाद पूरी सीक्वेंस जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो आया। असेंबलर सारे के सारे डिपेंडेंसीज को रख दिया, और लिंकर का काम है सबको लिंक करने का। और जब लिंक हो जाए एक बार प्रोसेस, तो फिर ये पूरा का पूरा जाता है लोडर के पास, इसे लोड कर दो। ओएस में हमने पढ़ा था लोडर में दो तरह के होते हैं, स्टैटिक लोडर एंड डायनेमिक लोडर। तो ये अभी उस पर उतना डीप पे नहीं जा रहे हैं, पर ये लोडर के पास आता है। लोडर के पास आने के बाद जैसे ही लोड जिस तरह से होता है, लोड के बाद वो सीधा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल हर एक कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो यही एक ड्यूरेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, एक हाई लेवल लैंग्वेज को हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि एक रनेबल फाइल, यानी कि सिस्टम के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये एक पूरा लाइफ साइकिल है उसे करने का। तो अब हम इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर के बारे में, because we are dealing with compiler design. So we need to discuss कि compilation process में अंदर क्या हो रहा है, ये पूरी चीजें हमें पढ़नी है। So for that क्या हो रहा है, हम चलते हैं compiler design के पास। This is compiler design, this is the compiler। अब हमने compiler के सेक्शन को जूम इन कर दिया। जब हमने जूम इन किया तो हमें समझ में आया चीजें। तो कंपाइलर जैसा मैंने बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है, ये हमारा सी का कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें जाती है लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर, ओके। फर्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। देन सिंटैक्स एनालाइजर, देन सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेटर। इसके बाद भी होता है एक कोड ऑप्टिमाइजर और होता है, पर इतना ही हमें पढ़ना है बेसिकली। एक सिंबल टेबल होता है और एक एरर हैंडलर होता है। ये चीजें होती है पूरी। अब ये समझते कि ये सब चीजें है क्या। ओके, सो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज के बाद लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? लेक्सिकल एनालाइजर, अगर हमारे पास एक कोड हो सके तो मैं कोड दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक कोड है,
एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको माने, ये हमारे पास एक कोड है, इंट एक सेमीकोलन बी सेमीकोलन, ये हमारे पास एक कोड है। अब इस कोड में आप ये बताओ, इंट क्या है? एक कीवर्ड है। ए क्या है? एक आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल बोल सकते हो। सेमीकोलन क्या है? एक स्पेशल सिंबल है। बी क्या है? एक आइडेंटिफायर है। सेमीकोलन एक स्पेशल सिंबल है। तो यानी कि ये सब चीज अपने आप में टोकन्स है। टोकन्स है ना? टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी। कीवर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो ये इन सब में से एक टोकन्स है। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या करता है? वो बेसिकली जो पूरा कोड है उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स ऑल द टोकन्स, मतलब इट कन्वर्ट्स ऑल द कोड। बेसिकली जो कोड है उसको डिवाइड करता है टोकन्स में। जो कोड होता है वो कैरेक्टर स्ट्रीम होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। स्ट्रीम मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। और जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये ओके। सो लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स में कन्वर्ट कैसे करता हूँ हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, हमारे पास एक यहाँ पर एक लेक्सिकल फेज है, लेक्सिकल एनालाइजर है, और हमने इसको कोड दिया है टेम्प इक्वल्स टू आई इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा कोड है। डन, ये कोड है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इसको लेक्चर एनालाइजर कन्वर्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि लेक्सिकल एनालाइजर के फेज के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो लेक्सिकल एनालिसिस इसको कन्वर्ट करता है। टेम्प को लिखेगा वो ID1 इक्वल्स टू ID2 इंटू ID3 प्लस ID4। ये जो आउटपुट है ये लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट है। ये इसने क्या किया, ये जो इसने प्रोड्यूस किया, ये क्या प्रोड्यूस किया। तो लेक्सिकल एनालाइजर के यहाँ दो काम आपको दिखेंगे। पहला काम, इट कन्वर्ट्स और डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू टोकन्स। तो इसने टेम्प को टोकन ID1 में कन्वर्ट कर दिया, आई को ID2 में कर दिया, ए बी को ID3 और ID4 में कन्वर्ट कर दिया। और देखो इसने सिंबल टेबल पे सब अपडेट करता गया। टेम्प को ID1 में, इसको बोलते हैं सिंबल टेबल। बहुत बहुत टाइम ये भी पूछ लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में कि सिंबल टेबल क्या होता है। तो उस पर भी अभी मैं आऊंगा, सिंबल टेबल क्या होता है। पर इसने क्या किया, इसने बेसिकली सारे जो भी मतलब कीवर्ड्स थे, जो भी टोकन्स थे, उसको टोकनाइज कर दिया। टेम्प को ID1 में कर दिया, आई को ID2 में, इन सबको ID3 ID4 में कर दिया। और एक ये फर्स्ट काम था, टोकनाइज करना। सेकंड काम क्या किया इसने, स्पेस को यानी कि व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दिया। अब देखो टेम्प के बाद एक स्पेस था, इक्वल्स टू के बाद एक स्पेस था, आई के बाद एक स्पेस होगा या नहीं होगा लेकिन था, पर इससे आउटपुट में कोई भी स्पेसेस नहीं है। दिस इज द टू वर्क्स ऑफ द कंपाइलर ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। फर्स्ट, वो कन्वर्ट करता है पूरे कोड को टोकन में, और सेकंड, वो व्हाइट स्पेस को, कमेंट्स को हटा देता है। दिस इज द मेन टू रोल्स ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। अब हम समझते हैं लेक्सिकल एनालाइजर के, तो हम रोल समझ चुके हैं क्या होता है। अब लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकन्स को, टोकन स्ट्रीम प्रोड्यूस करता है, वो टोकन स्ट्रीम जाता है सिंटैक्स एनालाइजर के पास। मैंने आपको बताया था सिंबल टेबल, सिंबल टेबल क्या करता है, सिंबल टेबल जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो इंफॉर्मेशन लेता है सिंबल टेबल से। सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द एट्रीब्यूट ऑफ ईच आइडेंटिफायर। जिसके पास सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो सिंबल टेबल है। लेकिन एक कीवर्ड इसमें क्या है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर लाइक सिंबल टेबल कैन बी एरे। वो कोई भी एरे हो सकता है, ट्री हो सकता है, जहां भी डेटा आप स्टोर करते हो उसको बोलते हैं सिंबल टेबल। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर बस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाते हैं। अब जैसे लेक्सिकल एनालिसिस ने क्या किया, टोकन्स पे कन्वर्ट कर दिया। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, सारे टोकन्स को चेक करेगा। अगर ब्रैकेट ओपन है तो क्या ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, या सेमीकोलन है कि नहीं लास्ट में। ये सारी चीजें, ये रूल्स है ना, एक रूल ये, एक रूल ये, दूसरा रूल ये। तो ऐसे ऐसे रूल्स बने होते हैं। ये सारे रूल्स कहाँ होते हैं, ग्रामर में होते हैं। ग्रामर में सारे रूल्स मेंशन होते हैं कि अगर एक ब्रैकेट ओपन है तो उस ब्रैकेट क्लोज भी होगा, अगर एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी होगा, और लास्ट हर सेंटेंस के लास्ट में, हर कमांड के, हर इंस्ट्रक्शन के लास्ट में एक सेमीकोलन होगा। ये सारे रूल्स होते हैं। तो क्या ये रूल्स सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, ये चेक करता है हमारा सिंटेक्स एनालाइजर। इसे हम प्यार से पार्सर भी बोलते हैं। और ये जनरेट करता है हमारा पार्स ट्री। पार्स ट्री कैसा दिखता है, जैसा अभी हमने इसमें देखा था। देखो ये हमने जनरेट कर दिया टोकन, ये पूरे टोकन जनरेट हो चुके हैं। अब सिंटेक्स एनालाइजर का रोल है, सिंटेक्स एनालाइजर क्या किया, इसने पार्स ट्री बनाया। अब जैसे इसने एस एस ए बी, ए है आईडी, अब इक्वल्स टू बीच में था तो इक्वल्स टू बीच में, फिर बी
बी एक सी और एक आईडी प्रोड्यूस कर रहा है, बीच में प्लस है, यानी कि ये ऑपरेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इसको बोलते हैं पार्स ट्री बेसिकली। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ये पार्स ट्री है। अगर हम देखो, अगर हम डेप्थ में घुसने लगे तो एक ये अपने आप में चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है, ये 5 और ये 6। तो इतने डेप्थ में हम जा सकते हैं। पर हमें अभी एक ओवरव्यू जानना है कि बेसिकली चीजें काम कैसे कर रही है। सो अब क्या हुआ, जो सिंटेक्स एनालाइजर है उसने पार्स ट्री बनाया। अब पार्स ट्री जो है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें टाइप नहीं होता। यानी कि ये जो तुम आईडी लिखे हो, ये क्या int टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप, किस टाइप का है, int टाइप का है या कुछ और टाइप का है, लॉन्ग लॉन्ग या कुछ भी टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप का है। तो ये टेबल में ये भी मेंशन रहता है कि कौन से टाइप का है। तो अगर हम इसमें टाइप मेंशन कर दें कि आईडी जो है वो int टाइप का है, या जो दूसरी आईडी है वो भी int टाइप का है, ये सारे टाइप मेंशन कर दें, तो इसको बोलते हैं एनोटेटेड पार्स ट्री। यानी कि कुछ उसमें डिजाइन किया हुआ, पार्स ट्री में कुछ डिजाइन। तो ये कौन चेक करता है, ये चेक करता है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर कुछ कुछ चीजें चेक करता है, जैसे क्या ये प्रॉपर डेटा टाइप किस उसका वेरीफाइड है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है डेटा टाइप। ये सारी चीजें कौन चेक करता है, सिमेंटिक एनालाइजर चेक करता है। पार्स ट्री इसको मिला सिमेंटिक एनालाइजर को, उसने एनोटेटेड पार्स ट्री बना दिया कि सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अगर इनमें से कुछ भी एरर आता है तो वो सीधा एरर हैंडलर को चीजें दे देता है कि आप ही देखो भाई, मेरा काम तो हो गया। ठीक है, ये पूरी चीजें होती है। फिर चीज आती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। एनोटेटेड पार्स ट्री आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। ये एनोटेटेड पार्स ट्री आई आई ए जी, इंटरमीडिएट आईसीजी सॉरी, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये जनरेट करता है। ये बेसिकली आपको कोड ही दे देता है। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। मेन जो कोड होगा वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो ये ऑप्टिमाइज नहीं होता, ये सेमी ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इसका क्या रोल है, और ये प्रोड्यूस करता है थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड का क्या मतलब मैं बताता हूँ। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आपको समझ में आ गया, ये बेसिकली पूरे पूरे जितने एनोटेटेड पास ट्री के थ्रू आपको कोड जनरेट कर देगा। अब ये थ्री एड्रेस कोड जनरेटर प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होता है, लाइक ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है ये दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है। कभी भी कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा दो ऑपरेशन ऑपरेंड्स के बीच में ही होते हैं, बी और सी के बीच में। अगर मैं प्लस सी भी करूं तो ऑपरेशन कैसे होगा, या तो प्लस डी करूं तो ऑपरेशन कैसे होगा, या तो पहले बी या सी होगा या सी या डी होगा। लेकिन ऑपरेशंस जो होते हैं हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में ही होते हैं। अगर ए प्लस ए भी हुआ तो भी दो ऑपरेंड, ए और ए अलग अलग ऑपरेंड ही हैं, उसके बीच में भी होते हैं। तो इसके लिए मुझे अगर इसको डिनोट करना हो तो मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, एक में मैं एक ऑपरेंड डालूंगा ए, दूसरे में मैं दूसरा ऑपरेंड डालूंगा बी, तीसरे में मैं ये मेंशन करूंगा, या तो मैं ये मेंशन करूंगा वो कहाँ सेव हो रहा है, या असाइनमेंट, जैसे ए में असाइनमेंट हो रहा है, या यहाँ पर मान लो बी लिख दिया मैंने, सी लिख दिया कि सी जो है वो एक ऑपरेशन, बी दूसरा ऑपरेशन, और कहाँ असाइनमेंट हो रहा है, ए असाइनमेंट हो रहा है, यानी कि और इसमें या तो प्लस हो रहा है। तो ये तीन एड्रेस आ गए हमारे पास कि सी में ए में असाइनमेंट हो रहा है, बी और सी हमारे ऑपरेंट है। तो ये जो एड्रेस आ गए यानी कि थ्री एड्रेस, तो ये जो स्टेटमेंट होती है जिसमें कि तीन एड्रेस दिखते हैं ऑपरेशन के, इसको देख के इंसान समझ सकता है कि ऑपरेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड थ्री एड्रेस कोड। ये हमारा थ्री एड्रेस कोड है। अब ये जो थ्री एड्रेस कोड जो प्रोड्यूस करता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसे हम भेजते हैं कोड ऑप्टिमाइजर में कि आप देख के बताओ कि ये जो थ्री एड्रेस कोड है ये ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। सो कोड ऑप्टिमाइजर देखता है, समझता है चीज़ों को, फिर वो ऑप्टिमाइज्ड थ्री एड्रेस कोड देता है, और फिर वो टारगेट कोड जनरेटर के पास जाता है। इसको भी थोड़ा समझते हैं। थ्री एड्रेस कोड प्रोड्यूस हुआ, कुछ इस टाइप में थ्री एड्रेस कोड दिखता है। टी वन इज इक्वल्स टू, देख सकते हो टी वन इज इक्वल्स टू आई डी स्टार, या टी टू इज इक्वल्स टू टी वन प्लस आई डी वन इज इक्वल्स टू टी टू, इस टाइप के कोड रहते हैं। जैसे आई डी टी टू की जगह हम इसको लिख सकते हैं, आई डी वन को लिख सकते हैं। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड कोड आ गया। ऑप्टिमाइजर यही सब देखता है कि हम टोटल इसके इन तीनों की जगह एक कोड लिख सकते हैं, तो वो कोड ऑप्टिमाइजर का काम होता है। फिर ये जो ऑप्टिमाइज्ड कोड आया, ये कोड जनरेटर इसको मेन असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपको इसको मूव करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, तो एम यू एल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर एडिशन करना है तो ए डी डी आ जाएगा। मूव करना है तो एम ओ वी आ जाएगा, जैसे हमने सी ओ ई में पढ़ा था 8085 के जो भी असेंबली लेवल कोडिंग हमने की थी वही।
तो ये कोड जनरेटर क्या करता है, इस पूरे के पूरे कोड को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर ये असेंबली लेवल लैंग्वेज हमारे पास एक और बार कोड ऑप्टिमाइजर में जाता है। ये लेटेस्ट रिसेंट कंपाइलर में आए हैं कि एक और स्टेज आता है कोड ऑप्टिमाइजर का, जिसमें जो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसको भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, और ये सारे ऑप्टिमाइज होने के बाद चीजें आगे बढ़ती है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लेक्सिकल पढ़ा, सिंटैक्स पढ़ा, सिमेंटिक पढ़ा, आईसीजी पढ़ा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर पढ़ा, फिर कोड जनरेटर पढ़ा, फिर एक और कोड ऑप्टिमाइजर पढ़ा। तो इनमें से जो कोड ऑप्टिमाइजर तक है ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके बाद जो कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजर ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं एग्जाम्स में कि मशीन इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये इन सारे ये होते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट। और ये जो फेज होता है ये फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर होता है। ये मॉड्यूल वन, ये पूरा का पूरा फर्स्ट इतना जो है ये मॉड्यूल वन होता है, और ये जो है ये मॉड्यूल टू ऑफ कंपाइलर है। इसको हम लोग टू फेज कंपाइलर भी बोलते हैं। अभी जो लेटेस्ट कंपाइलर आया है वो टू फेज कंपाइलर होते हैं। पहले के टाइम सिर्फ ये तो कंपाइलर सिर्फ एक काम करता था, और ये इसके लिए अलग कंपाइलर लगता था ये चीज करने के लिए। पर आज के टाइम पे हम लोग दो फेज कंपाइलर यूज करते हैं, टू फेज कंपाइलर, जो कि ये दोनों काम करके देता है। और जो ये जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, ये जो तीन है लेक्सिकल, सिंटेक्स और सिमेंटिक, इसको बोलते हैं एनालाइजर्स। और जो आईसीजी, सीजी और सीओ है, यानी कोड ऑप्टिमाइजर जो भी है, ये इसको बोलते हैं सिंथेसाइजर्स, यानी कि सिंथेसिस करता है और ऊपर वाले एनालिसिस करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अब हमने मेनली पढ़ लिया कि स्टेजेस क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं कंपाइलर के, और सिमेंटिक एनालिसिस क्या होते हैं। ये पूरे इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। तो अब हम इसमें से मूव करना है हमें लेक्सिकल, बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। इसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छी क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे के सारे गेट क्वेश्चंस आपके क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है नॉलेज के लिए। मैं ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने ढूंढ ढूंढ के रखे हैं सारी चीज़ें पार्सिंग वगैरह के बारे में। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया कि इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, कंपाइलर का ओवरव्यू समझ लिया, लेक्सिकल एनालाइजर, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर में करनी है, तो हम वो करेंगे अच्छे से। उससे पहले यस, सो कंपाइलर डिज़ाइन के लिए और मेरे को लगता है मैं 8 लेक्चर लूँगा, 8 लेक्चर कंपाइलर डिज़ाइन के, और 8 लेक्चर में मैं पूरे के पूरे चीज़ों को कवर करूँगा विथ, और जो हमारा 9वां लेक्चर होगा इफ पॉसिबल हुआ तो उसमें मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा सी एस बी एस के, ताकि उसमें और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए वेट, और इसको डाउट होता है आप कमेंट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Make sure to like the video if you really have got the something in with you. Okay, so have a nice day.